एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 में कुछ ऐसी क्रेजी हिडन डिटेल्स हैं जो हमेशा से आपकी आंखों के सामने थी, मगर चाहकर भी आप उनको खुली आंखों से देख नहीं पाए। वेल एक्चुअली कैसे एन बांदा को देखने में कामयाब होती हैं। स्क्विड गेम यूएस से फेक हो सकता है, बट एलिस इन बॉर्डरलैंड यूएस से फेक नहीं होने वाला। आखिर एन ने वो ड्रग कैसे बना ली जो रियूजी खुद बनाने में नाकामयाब रहे। वेल ऐसी बहुत सी हिडन डिटेल्स जो आप जानेंगे आज इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। वेल एआईबी सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होते ही एक काफी प्यारी और कमाल की हिडन डिटेल है कि जब आरिसू की काउंसलिंग चल रही थी तो उस काउंसलिंग के दौरान आरिसू को एक्चुअली बोलते हुए जितना वक्त हुआ था वो करीब 20 सेकंड के आसपास था। यानी वो 20 सेकंड से काउंसलिंग में बैठे हैं और एग्जैक्टली ये वो सेम टाइम है जितना समय हमें सीजन 3 को देखते हुए हो गया था। यानी हाँ, वो काउंसलिंग वाला समय और जिस समय हमें ये फ्रेम देखने को मिलता है दोनों को बेहद तक सेम रखा गया है। वो लेकिन वही जो आरिसू की काउंसलिंग कर रहे थे खुद रियोजी मात्सुयामा, उनको जब आरिसू अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो रियोजी पीछे खड़े रह गए थे और तभी वो दूर से उसागी को देखते हैं तो हमें एक छोटी सी ग्लिम्स दिखाई जाती है जो एक्चुअली रियूजी के दिमाग में हिट होती है। वो क्लिप थी उनकी स्टूडेंट की और फर्दर हमें सीरीज में पता लगता है कि ये वही स्टूडेंट थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम आफ्टर लाइफ में जाने की कोशिश करी, लेकिन इस अटेम्प्ट के दौरान मिस हैपनिंग में वो मारी जाती है। मगर एक्चुअल पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आखिर उसागी को देखकर उनको उनकी स्टूडेंट की कैसे याद आ गई। अब इसका रीजन ये नहीं है कि उसागी भी एक फीमेल थी और उनकी स्टूडेंट भी एक फीमेल थी, मगर बात ये है कि इस वक्त उसागी ने सेम वो ड्रेस पहन रखी है जो एक्चुअली उनकी स्टूडेंट ने पहनी थी जब वो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान आफ्टर लाइफ में जाने की कोशिश कर रही थी। दैट्स व्हाई उस ड्रेस को देखकर एक्चुअली उन्हें उनकी स्टूडेंट की याद आती है, ना कि उसागी को देखकर। वहीं एआईबी के सीजन 3 में हमें जितने भी प्लेयर्स दिखाए गए वो एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं थे जो कि बॉर्डरलैंड में अवेलेबल थे, जबकि जितने भी प्लेयर्स दिखाए गए वो सभी के सभी वो प्लेयर्स हैं जो अपनी लाइफ में सेकंड टाइम बॉर्डरलैंड को हिट किए। और इसका सबूत एक्चुअली हमें सीजन 3 में दो जगह दिखाया जाता है। लास्ट गेम के अंदर जब वॉल्स के ऊपर सभी प्लेयर्स के फ्यूचर दिखाए जा रहे थे वो एक्चुअली सिर्फ फ्यूचर नहीं थे, जबकि वो उनकी दुखती नसें थी, यानी उनकी ब्रोकन मेमोरीज और उनके सैड इमोशंस। और ये सारी चीजें इंसान के अंदर उत्पन्न होती हैं उनके पास्ट को लेकर। दैट्स व्हाई वो दिखाए गए सारे फ्यूचर एक्चुअली उनके पास्ट से उठाए गए थे और वहीं हमें उनका पास्ट भी देखने को मिलता है, जिससे ये क्लियर होता है कि ये सभी प्लेयर्स एक्चुअली बॉर्डरलैंड में पहले आ चुके हैं। और बॉर्डरलैंड में आने का कारण होता है जब आप अपनी जिंदगी में मौत और जीवन के बीच में जूझ रहे हो। और इन सभी प्लेयर्स में से भी किसी ने अपना हाथ काट लिया था, कोई ड्रग्स के ओवरडोज में था, कोई अपने घर के वॉयलेंस से परेशान था, किसी के ऊपर बहुत मेंटली प्रेशर था। दैट्स व्हाई इन सभी ने मौत और जिंदगी के बीच की उस रेखा को पहले भी छू रखा था जो कि बॉर्डरलैंड था। लेकिन इससे ये कहाँ कंफर्म हुआ कि ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये सभी सेकंड टाइम आए हैं और फर्स्ट टाइम वाले प्लेयर्स इनमें कोई नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें सीजन 3 के अंदर एक्चुअली दो मेन विलन्स दिखाए गए, एक बांदा और एक याबा। अब इससे पहले आप कंफ्यूज हो कि याबा का इस पूरे सीजन में रोल भी क्या था, तो वो एक छोटा सा डायलॉग कंफर्म कर देता है जब वो बांदा को कहते हैं कि जिन खेल के मैं पड़ाव पे हूँ वहां पर भी कोई अच्छा प्लेयर नहीं है। और क्योंकि सीजन 3 में इंडिविजुअल गेम ना हो गए जबकि एक टूर्नामेंट था जिसके तहत सभी प्लेयर्स एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो आखिरकार याबा उन प्लेयर्स के बीच में कभी क्यों नहीं आए जबकि वो सीरीज के इतने बड़े विलन है। तो ये बात एक्चुअली कंफर्म करती है कि याबा जिन प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं वो दूसरे प्लेयर्स हैं और वो सभी प्लेयर्स फर्स्ट टाइम बॉर्डरलैंड में आए हैं और उन सभी प्लेयर्स को संभालने का जिम्मा याबा का है और बांदा का जिम्मा उन सभी प्लेयर्स को संभालने का है जो ऑलरेडी बॉर्डरलैंड में आ चुके हैं और अब दूसरी दफा आने वाले हैं। लेकिन वहीं हमें इन सभी प्लेयर्स का फ्लैशबैक दिखाया गया, मगर रियोजी मात्सुयामा इकलौते ऐसे प्लेयर थे जिनका कोई फ्लैशबैक नहीं दिखाया गया। एक्चुअली उनका फ्लैशबैक दिखाया लेकिन लास्ट गेम में नहीं, उससे बहुत पहले ही मेट्रो वाले गेम में। आखिर रियोजी ने ऐसी क्या गलती करी जो बॉर्डरलैंड में दूसरी बार आए। सबसे पहले कार्ड्स वाले गेम के अंदर हमें मालूम पड़ता है कि रियोजी एक्चुअली अब बॉर्डरलैंड में दूसरी बार ही जाने वाले हैं, बट पूरे सीजन में ये कभी क्लियर ही नहीं हुआ कि रियोजी फर्स्ट टाइम कब बॉर्डरलैंड गए और किस लिए गए। तो जब हमें उनका पास्ट दिखाया गया जहाँ उनकी एक स्टूडेंट इंटरेस्टेड थी उनके आफ्टर लाइफ वाले आर्टिकल में, उस टाइम तक रियोजी एक्चुअली फिजिकली फिट थे, उनको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इसी सब के चलते उनकी स्टूडेंट उनको कन्विंस कर लेती हैं कि वो उनको ड्रग का डोज दें और आफ्टर लाइफ में भेज दें, लेकिन मिस हैपनिंग हो जाती है और उनकी स्टूडेंट कभी भी वापस नहीं आती। इस पॉइंट तक भी रियोजी बिल्कुल सही थे, मगर उसके कुछ सेकंड के बाद में ही हमें रियोजी सीधा व्हीलचेयर पे देखने को मिलते हैं। एक्चुअली इन दोनों फ्रेम्स के बीच में एक अच्छा खासा गैप था। जब वो मिस हैपनिंग हुई तो उससे रियोजी पूरी तरीके से हिल गए और दैट्स व्हाई उन्होंने अपनी जिंदगी को एंड करने का फैसला किया, जिसके दो मेजर रीजन थे। सबसे पहले वो मेंटल स्ट्रेस कि उन्होंने अपनी एक स्टूडेंट को खो दिया, और सेकंड वो एक्चुअली चाहते थे कि वो आफ्टर लाइफ में जाएं और अपनी स्टूडेंट को जैसे तैसे अगर वापस बचा के ला सकते हैं तो लाएं, नहीं तो एटलीस्ट आफ्टर लाइफ तक तो पहुंचे। और दैट्स व्हाई वो अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं, जिस कारण वो बॉर्डरलैंड में तो पहुंच जाते हैं और वहां पे उन सभी गेम्स को सर्वाइव करके वापस आते हैं, मगर इस इंसिडेंट में वो अपने पांव खो देते हैं। और यही कारण था कि जब उनकी स्टूडेंट मारी जाती है उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी
रिसर्च को कभी नहीं रोका, क्योंकि उसी के बाद में शिबुया का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बहुत से लोगों की जान जाती है और उन्हीं की काउंसलिंग कर रहे थे ryuji, जिससे उनको ये और भी कंफर्म हो गया कि एक्चुअली आफ्टर लाइफ जैसी कोई जगह है, क्योंकि एक्चुअली प्लेयर्स की बॉर्डरलैंड की यादों को मिटा दिया जाता है। दैट्स वाई ryuji को कुछ भी याद नहीं था कि वो खेल चुके हैं, मगर उनको थोड़े थोड़े ग्लिम्स दिखते थे और यही कारण है कि वो भी एक्चुअली बांदा वाले बॉर्डरलैंड में जाते हैं, ना कि याबा वाले में। लेकिन वहीं जो ryuji की स्टूडेंट एक्चुअली एक ड्रग बनाने की कोशिश कर रही थी जो कि नाकामयाब रही और उसका साइड इफेक्ट सीधा सीधा डेथ थी, यानी कि ryuji भी कभी उस ड्रग को बनाने में कामयाब नहीं हुए। तो आखिरकार एन के पास में वो ड्रग कहाँ से आई? तो एक्चुअली इसका जवाब हमें सीजन 1 और सीजन 2 में ही दे दिया गया था, जब ये बताया गया कि एन अपनी रियल लाइफ में एक्चुअली पुलिस के अंदर एक फोरेंसिक एक्सपर्ट है, यानी कि उनका केमिकल्स के साथ में बहुत अच्छा ताल्लुक है एंड दैट्स व्हाई वो इस ड्रग को बनाने में कामयाब रहती हैं। लेकिन वहीं पर ये ड्रग अब बांदा के पास में कैसे आ जाती है? क्योंकि जब ryuji पूछते हैं कि मैं उसागी को बॉर्डरलैंड में कैसे लाऊंगा, तो बांदा सिर्फ इतना कहते हैं कि उनको ये ड्रग दे देना। तो एक्चुअली बांदा सभी उन प्लेयर्स के पास में ट्रेवल कर सकते हैं जो कि किसी टाइम किसी तरीके से बॉर्डरलैंड के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक्चुअली ये ड्रग सेम वो ड्रग है जो कि एन के पास में थी, और क्योंकि एन भी बॉर्डरलैंड में जा चुकी है तो बांदा उनके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। बट बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एन ने कभी भी खुद की जान लेने की कोशिश ही नहीं करी, इसलिए बांदा चाहकर भी उनको कभी जोकर कार्ड नहीं दे सके और उनको दूसरे बॉर्डरलैंड में बुला ही नहीं सके। लेकिन जब वो एन के पास में जाते हैं तो एक्चुअली उन्हें इस ड्रग का पता लगता है, जिस ड्रग ने एक्चुअली बांदा का काम बहुत आसान कर दिया, और दैट्स व्हाई ये ड्रग एक्चुअली बांदा के पास में आ जाती है। और ये बातें एक्चुअली ये भी क्लियर करती हैं कि एन कैसे बांदा को रियल वर्ल्ड में देख सकती हैं, जिसका रीजन यही था कि एन ऑलरेडी बॉर्डरलैंड में जा चुकी हैं। सेकंड, वो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, तो उनका दिमाग बाकी प्लेयर्स के मुकाबले एक्चुअली काफी शार्प था, जो कि हमने सीजन 1 सीजन 2 के अंदर भी काफी बार देखा है। और दैट्स व्हाई जब वो बांदा के ऊपर बहुत तेजी से हाथ मारती हैं तो बांदा चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, और दैट्स व्हाई वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में खुद को वहां से गायब कर लेते हैं और वापस बॉर्डरलैंड पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो तभी प्लेयर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं जब वो एक्चुअली जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हो। वहीं ट्रेन वाले गेम के अंदर सभी प्लेयर्स को एक्चुअली 5 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाते हैं और उनको उन 8 बोगियों से क्रॉस करना था, जिनमें से एक्चुअली 4 के अंदर पॉइजनस गैस थी और 4 के अंदर ऑक्सीजन थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि प्लेयर्स को नहीं पता कि किसके अंदर ऑक्सीजन थी और किसके अंदर पॉइजनस गैस। लेकिन अगर क्या हुआ कि मैं कहूँ कि एक्चुअली प्लेयर्स को ये पता था और ये चीज हमेशा से उनकी आंखों के सामने थी। जब भी प्लेयर किसी बोगी के अंदर घुसते तो उस बोगी के अंदर एक्चुअली कई जगह पर एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है। उन्हीं एडवर्टाइजमेंट में से एक एडवर्टाइजमेंट ऐसी है जिसके ऊपर एक ग्रीन कलर का पौधा बना हुआ है और वो एड एक्चुअली एयर प्योरिफिकेशन की है। और एक्चुअली फैक्ट यही है कि वो पोस्टर, वो एडवर्टाइजमेंट जिस बग्गी में लगी हुई है उस सभी बग्गी के अंदर आने वाली गैस एक्चुअली ऑक्सीजन है, ना कि पॉइजनस गैस। इसको टोटली कवर करूंगा मैं हाउ टू सर्वाइव AIB 3 की वीडियो में। दैट्स व्हाई अभी तक देख रहे हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहीं आरिसु की टीम में जो सियोन लेडी हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक्चुअली सीजन 1 से आरिसु के बेस्ट फ्रेंड कारुबे की रियल वाइफ हैं। यस, ये दोनों एक्चुअली रियल लाइफ के अंदर हस्बैंड वाइफ हैं। और दैट्स व्हाई कारुबे भी सीजन 1 में ब्लास्ट में मारे जाते हैं और सियोन लेडी भी सीजन 3 में ब्लास्ट में मारी जाती हैं। वही सबसे बड़ी बात, जोकर कार्ड। ये तो हमें क्लियर है कि ये दिखाई गई शख्सियत एक्चुअली वॉचमैन है, जो कि जिंदगी और मौत के बीच में प्लेयर्स को एक मौका देते हैं जो कि डिजर्विंग है यहाँ तक पहुँचने के। लेकिन इन्हीं शख्सियत ने एक बहुत बड़ी बात आरिसु से बोल दी कि यहाँ पे अभी बहुत से लोग आने वाले हैं जिनका मेरे से कोई वास्ता नहीं है। वेल, ये वो पॉइंट था जब एलिस इन बॉर्डरलैंड की USA की नींव को रख दिया गया। हालांकि हमें स्क्विड गेम में भी USA का एंड दिखाया गया, लेकिन उसको किसी भी तरीके से मेन सीजन 3 से नहीं जोड़ा गया। लेकिन यही इवन लास्ट एपिसोड खत्म होने से बहुत पहले ही उन्होंने इस चीज का जिक्र कर दिया। तभी आरिसु अपने रियल वर्ल्ड में जाते हैं और देखते हैं कि ना सिर्फ जापान जबकि USA में भी काफी जगह पर भूकंप आता है। और भूकंप एक मेजर कारण हो सकता है बहुत बड़े मास डिस्ट्रक्शन का, जिसके अंदर बहुत से लोगों की जान जाने के चांसेस हैं। दैट्स व्हाई उन्होंने कहा कि बहुत से लोग यहाँ आने वाले हैं और मेरा उन लोगों से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली उन लोगों को नहीं लाने वाले, ये तो महज उनको जिंदगी और मौत के बीच की चॉइस देने वाले हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो देखो सब्सक्राइब तो करना ही है और लाइक तो आप स्टार्टिंग में ही कर दिया करो, बाद में भूल जाते हो। कमेंट सेक्शन में राइट स्वाइप करने पे आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, उसको प्लीज दबा देना, मेरी बहुत मदद होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।